हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे हो? देखो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका ग्रेविटेशन। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं। ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बच्चों आपके पास? कि आपके पास देयर आर टू मासेस। अगर दो मासेस है बच्चों, m1 और m2, ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे को बच्चों सेंट्रली क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है बच्चों? G m1 m2 बाई आर का स्केल। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये ऐसे अट्रैक्ट नहीं करते कभी भी। देखो ऐसा भी तो हो सकता था, नहीं इसको अट्रैक्ट ऐसे करते, लेकिन बच्चों ये हमेशा कैसे अट्रैक्ट करते हैं बच्चों? सेंट्रली। हमेशा एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं बच्चों? सेंट्रली। आगे एग्जांपल के साथ समझाऊंगी बातें कैसे। हमेशा सेंट्रल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, और सेंट्रली बच्चों, सेंटर के अबाउट हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, जी क्या बच्चों? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या बच्चों? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी की वैल्यू बच्चों कभी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। लिख सकते हो, जी वैल्यू डज नॉट डिपेंड on the medium, on the medium and position। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे, कहीं से भी मीडियम में, कहीं पे भी देखोगे बच्चों, जी की वैल्यू हमेशा कैसी रहती है बच्चों? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो आपके पास एफ फोर्स क्या होगा बच्चों? देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ये फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं F12। F12 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। F21 का मतलब बच्चों फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ठीक है, तो F12 क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहाँ से G M1 M2। ठीक है, F12 का मतलब ये, F12 का मतलब बच्चों फोर्स ऑन वन, ये इस पे फोर्स लगा रहा है। टू जो है फोर्स किस पे लगा रहा है बच्चों? वन पे। ठीक है, अगर वन फोर्स लगाएगा तो बच्चों टू पे, तो F2 वन हो जाए, लेकिन सेंटर नहीं लगेगा, अपॉन में आर का स्केल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ से मैं F12 और F21 को क्या लिख सकती हूँ बच्चों? यहाँ से GM1 M2 बाई आर का स्केल। ये दोनों फोर्सेस बच्चों क्या होंगे? इक्विवेलेंट, अपोजिट एक दूसरे पे। तो आप क्या कह सकते हैं? न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग F12 नेगेटिव होगा बच्चों F21। नेगेटिव होगा किसके बच्चों? F21। नोट करिए बच्चों जल्दी से। न्यूटन्स का थर्ड लॉ था, एवरी एक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन। जितना मास ये इस मास पे लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जितना ही मास ये वाला मास इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या थे बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे होते हैं बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्स। प्रॉपर्टी क्या क्या होती है बच्चों इसके लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। these forces are the conservative forces। कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये फोर्स कैसे हैं बच्चों? कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, दूसरा सेंट्रल फोर्स होते हैं बच्चों। ये कैसे फोर्स होते हैं बच्चों? सेंट्रल फोर्स। कैसे फोर्स होते हैं बच्चों? ये सेंट्रल फोर्स। कैसा नेचर होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। अट्रैक्टिव नेचर, हमेशा मास, एक मास दूसरे मास को बच्चों क्या करता है? अट्रैक्ट करता है यहाँ पे। तो इनका नेचर कैसा होता है बच्चों? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ठीक है,
these forces are weakest in nature. ऐसे लिखो, these forces are independent on the medium. These forces are independent on the medium. मीडियम पे क्या होते हैं बच्चों, ये इंडिपेंडेंट होते हैं. कैसे? जैसे दो मास, जैसे मैं हूं, मान लो कोई दो बॉल है, ये दो बॉल है बच्चों, ठीक है, ये 10 किलोग्राम की है, ये 20 किलोग्राम की. एयर में जिस फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, अगर मैं इनको वाटर में लगा दूं, रख दूं, या मैं 2% मान लूं, 2% पहले एयर में खड़े थे, फिर को वाटर में चले गए, ठीक है, तो वाटर में भी उन दोनों के बीच में मास के कारण उतना ही फोर्स लगेगा. मीडियम के कारण फोर्स जो है बच्चों वहां पे चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो एक ऐसे फोर्स है बच्चों, मीडियम पे क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करते हैं, क्योंकि थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, F12 बराबर नेगेटिव ऑफ F21. ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ. ठीक है, छठा पॉइंट है बच्चों इसके अंदर, दीज फोर्सेस आर वैलिड फॉर पॉइंट मास बॉडीज. पॉइंट मास बॉडीज का मतलब बच्चों, जैसे मैं कहूं सन और अर्थ एक दूसरे के लिए क्या है, पॉइंट मास है. ठीक है, मैं अगर रोड की डिस्टेंस के कंपैरिजन में गाड़ी की डिस्टेंस क्या है, पॉइंट है. रोड की डिस्टेंस में मेजर करूं और एक मैं कहूं गाड़ी की डिस्टेंस, ठीक है, कार की, तो उसके कंपैरिजन में कार की डिस्टेंस क्या है बच्चों, नेग्लिजिबल है. ठीक है, तो आपके पास कैसे, इसलिए ऐसी बॉडीज पे किस तरह वैलिड है बच्चों ये, दिस इज वैलिड फॉर द पॉइंट मास बॉडीज. ठीक है, नोट करिए बच्चों. पॉइंट नंबर 7 ये लिख दो. पॉइंट नंबर 7 देख लीजिए, सिग्निफिकेंट फॉर हैवी मास बॉडीज. देखो 2% भी बच्चों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उसके अट्रैक्शन को फील नहीं कर पाते. लेकिन अर्थ जब किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है तो हम उसको फील कर पाते हैं बच्चों. तो हैवी मास बॉडीज के लिए क्या बच्चों, ये सिग्निफिकेंट. नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए. एक पॉइंट और लिख लो नीचे, 8 नंबर ये लिख दो. These forces are inversely proportional. These forces obey the inverse square law. Obey the inverse square law. Inverse square law का मतलब बच्चों, फोर्स जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए और फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स होना चाहिए. ठीक है, सेंट्रल फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए. सेंट्रल और कंजर्वेटिव का मीनिंग अभी समझाते हैं. ठीक है बच्चों, नोट करिए. आगे एक न्यूमेरिकल से बताऊंगी मैं आपको आगे ये इसका मीनिंग क्या है बच्चों. आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा है? हाँ, क्लियर दिख रहा है. नोट कर लीजिए बच्चों. अभी मैं आपको ट्रेन बाय एग्जाम्पल से बताती हूँ इसका मतलब क्या है बच्चों. सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होते, पीछे भी हमने बार न्यूमेरिकल्स में बात करी. ठीक है, मीडियम के कारण बच्चों ये चेंज नहीं होते, मीडियम पे क्या होते हैं, कांस्टेंट. आगे देखिए बच्चों, इसमें नोट कर लिया आई थिंक सभी ने. एक न्यूमेरिकल देखिए बच्चों कि सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, क्या मतलब कहना चाह रही हूँ इस चीज को. देखिए बच्चों, मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, जिसका मास मान लिया मैंने m कह दिया. ये सरफेस पे रखी हुई है बच्चों यहाँ. ठीक है, ये एक बच्चों दूसरी बॉडी है. ठीक है, ये दूसरी बॉडी है. ठीक है, इसका मास मान लिया आपने 2m कह दिया. इसकी डिस्टेंस बच्चों l है हर एक साइड की, और इसकी डिस्टेंस बच्चों हमने कितनी कह दी, 2l कह दी. ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी डिस्टेंस पे होगा बच्चों, l/2 पे. ठीक है, इसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसका COM कितने पे होगा बच्चों, l/2. इसका COM कितने पे होगा बच्चों, l पे.
L/2 होगी इतनी बच्चों। तो ये जो सेंटर ऑफ मास के लिए बची थोड़ी सी ऊपर, ये भी कितनी है बच्चों, L/2। तो फोर्स जो लग रहा है इन दोनों बॉडीज के बीच में, वो फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, सेंट्रल फोर्स। फोर्स कैसा लग रहा है, सेंट्रल। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज। दोनों बॉडीज के बीच में क्या निकालना है बच्चों, सेंट्रल फोर्स आपको निकालना है। और जो ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, ये भी L/2 दे रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है बच्चों, L/2 है यहाँ से। तो बताइए सेंट्रल फोर्स की वैल्यू क्या, ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन ए Gm 2m बाई L का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी Gm 2m बाई L/2 का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी Gm 2m बाई, ये डिस्टेंस आपके पास कुछ कितनी आएगी बच्चों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगी आपके पास, इसको मैं 4 लिख देती हूँ ऊपर ना, इसको सोल्व करके लिख दूं मैं, L स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा 4, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक लिख देती हूँ बच्चों मैं यहाँ पे 4 Gm m बाई L का स्क्वायर। एक लिख देती हूँ बच्चों मैं 8, ये 2 Gm m बाई L क्यूब। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है बच्चों। तो बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा, विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट। क्या आप सबको ये ऑप्शन सही लग रहा है? तो ये आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो ये ऑप्शन गलत है, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्या आपको ये सही लग रहा है, ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है? क्या आपको ये ऑप्शन सही लग रहा है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, बताइए बच्चों कि आपको यहाँ से कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही लग रहा है। क्या ऑप्शन ये सही लग रहा है? ठीक है, बताइए क्या ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये वाला? तो ये भी गलत है। अब देखते हैं कौन सा सही होगा इनमें से, कोई ये तो गलत है ही है, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर ये हो जाए। ठीक है, कैसे आएगा देखते हैं। देखो तुम लोगों ने क्या सोचा, इसका मास m, इसका मास m, तुम लोगों ने इसको सीधा L/2 से कनेक्ट करने की कोशिश करी। ठीक है, इसका मास m और इसका भी मास क्या है बच्चों, m। आपने क्या सोचा कि इसको सीधा आपने L/2 से कनेक्ट करने की कोशिश की। तो देखो लेकिन बच्चों मैंने क्या कहा, ग्रेविटेशन फोर्स कैसे फोर्स है बच्चों, सेंट्रल फोर्स है। तो देखो ये सेंटर से फोर्स लगा रहे होंगे एक दूसरे के ऊपर। देखो थोड़ा सा मैं सीधा बनाती हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है बच्चों इसका, मैं ज्यादा ऊपर तो नहीं लेंगे इसको, थोड़ा सा ये वाला। ठीक है, दिख रहा है बच्चों, यहाँ से दिख रहा है ना आपको? तो देखो मेरे पास एक ट्राइंगल जो बन रही है बच्चों, ये ABC, मेरे पास एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ से, ट्राइंगल ABC। ये डिस्टेंस बच्चों L/2 है यहाँ से BC, ये डिस्टेंस भी L/2। मुझे ये डिस्टेंस बच्चों यहाँ से निकालनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से, इसको मैं x कह देती हूँ। ठीक है, तो फोर्स सेंट्रल क्या बोलते हैं बच्चों, इनका सेंटर ये है, इनके सेंटर के अबाउट फोर्स लगेगा, जहाँ इनका सेंटर, देखो इसका सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पे, सेंटर के अबाउट फोर्स, तो सेंटर के अबाउट डिस्टेंस लेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला लिखे लिखोगे बच्चों, mgm 2m बाई x का स्क्वायर। x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये x है बच्चों। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, L/2 का स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर। ये कितना आया बच्चों, L स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर बाई 4, तो आया बच्चों 2L स्क्वायर बाई 4। ये 2 से 2 कैंसिल, L/√2, कितना आ गया, L/√2। यहाँ पुट कर दो बच्चों, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, Gm 2m बाई L/√2 का स्क्वायर। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, ये √2 का स्क्वायर करेंगे ऊपर चला जाएगा बच्चों 2, तो 4, अरे समझ आ रहा है ये, अरे √2 ये बना Gm 2m L स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करूंगी तो ऊपर से क्या चला जाएगा बच्चों, स्क्वायर रूट का स्क्वायर होकर 2 चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इधर लिख दो कहीं पे,
दिख रही है थोड़ी सी जगह, यहाँ लिख रही हूँ। तो आंसर क्या आ जाएगा, जी 4gm 4gm 2m था ना, ये m का स्क्वायर लिख लो आप लोग, स्मॉल m एम स्मॉल m, ये बच्चों कैपिटल m डिवाइड बाई l का स्क्वायर। तो 4g एक का मास 2m था, कैपिटल M माना हुआ है, इसको कैपिटल M लिख लो, ठीक है। इसको यहाँ पे भी कैपिटल M लिख लो, और मैं स्मॉल लिख गई इसलिए आ रहा हूँ। तो ये कितना आएगा बच्चों, कैपिटल M, ठीक है। 2m होता है, m स्क्वायर हो जाता है और कुछ नहीं। तो 4gmm अपॉन में l का स्क्वायर, 4gmm अपॉन में l का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना बच्चों, फोर्स कहाँ से लगेगा, सेंटर के अबाउट। फोर्स कहाँ से लगेगा बच्चों, सेंटर के अबाउट लगेगा। आपको जो फोर्स है बच्चों, ये नहीं लेना कि ऐसे ही लगा देना, क्या लगाना कि दोनों के सेंटर के अबाउट जो डिस्टेंस होगी वो आप कंसिडर करें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? नोट करिए जल्दी से। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। नोट हो गया? 1 2 3 जल्दी नोट करो। हो गया नोट बच्चों? अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन में लिखो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों बॉल ब्लॉक किस पे रखे हैं बच्चों, सरफेस पे। थोड़ा सा एडवांस में क्वेश्चन को घुमा देगा, ठीक है। तो लिखो फाइंड द, क्वेश्चन लिखो फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच ब्लॉक। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच ब्लॉक। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट लिखिए, इसी क्वेश्चन का फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑन ईच ब्लॉक। क्या निकालनी है आपको, हर एक ब्लॉक के ऊपर क्या निकालें, नॉर्मल रिएक्शन। कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ से सिंपली बात कर लेते हैं बच्चों। यहाँ से आपके पास देखिए ये ब्लॉक है बच्चों, देखो ये ब्लॉक। पहले अगर मैं इस ब्लॉक की बात करूँ, देखो दूसरे मार्कर से लिखती हूँ मैं इसको। ये आपको दिख रही है ना, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये सब दोबारा से बना दो ब्लॉक को ना, थोड़ा खिचड़ी सी बन गई, साफ नहीं दिख रहा ना, क्लियर। दोबारा से बना, ये ब्लॉक है बच्चों, यहाँ सरफेस पे रखा हुआ है। ये एक ब्लॉक है बच्चों यहाँ से, ठीक है। ये एक दूसरा ब्लॉक है यहाँ से। ये 12 डिस्टेंस है बच्चों, ये मास m है, 2m है, ये मास आपके पास m है, ये डिस्टेंस l है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास इसके सेंटर से इसके सेंटर तक, इसका सेंटर थोड़ा नीचे था, ठीक है। ये डिस्टेंस ये कितनी थी बच्चों, l/2। ये भी कितनी है यहाँ पे, l/2। तो इसका सेंटर तो l पे लाई करेगा ना, 12 है टोटल, ठीक है। ये इससे इधर की डिस्टेंस उसने क्वेश्चन में दे रखी थी l/2। तो देखो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन की बात करो, अगर इस ब्लॉक के लिए बात करो, m वाले ब्लॉक के लिए, जिसका मास m है, तो ये सरफेस पे रखा हो बच्चों, तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। एक देखो बच्चों इसके ऊपर यहाँ से, ये देखो ये एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसी तरह इसके कारण ये एक फोर्स इधर लगा रहा, ठीक है। तो जो ये फोर्स लग रहा है बच्चों, इसके साथ यहाँ से ये फोर्स F जो लग रहा, ठीक है। देखो ये भी l/2 है, ये डिस्टेंस भी कितनी है आपकी, l/2। ये डिस्टेंस भी कितनी है, l/2। तो ये भी l/2 है, ये भी l/2 है, तो ये डिस्टेंस कितना बन गया बच्चों, 45 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये एंगल भी कितना होगा बच्चों आपका, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये फोर्स बच्चों एक इधर लग रहा है यहाँ से आपके पास, तो ये एंगल कितना बना बच्चों, 45 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट बन गए, f cos 45 मतलब f/√2, ठीक है। एक कंपोनेंट बच्चों इसका ये इधर चला जाएगा, इस वाले फोर्स का एक कंपोनेंट इधर, f sin 45 f/√2, ठीक है। और वेट के कारण फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, सेंटर से नीचे mg। वेट के कारण फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, यहाँ से आपके पास mg। क्या लिख सकते हो, देखो n1 प्लस f sin 45 एक डायरेक्शन लग रहे हैं, f sin 45 अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चों, mg। क्या लग रहा, mg। तो n1 की वैल्यू क्या होगी, f/√2 mg। n1 किसके बराबर हो गया, mg माइनस f/√2। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन n1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह बच्चों n2 में बात कर लेते हैं, इसको नोट करो फिर n2 को लिखते हैं।
एडवांस में क्वेश्चन पूछ सकता है इसका नॉर्मल बताइए, नॉर्मल रिएक्शन का, इसी क्वेश्चन के भी पार्ट में ना। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालना आपको आता है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना था कि यहाँ पे एंगल बी, इसी एंगल पे ये डिस्टेंस l/2 है, ये डिस्टेंस बी, यहाँ से l/2 है, तो ये एंगल कितना बना बच्चों 45, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो कितना बनेगा यहाँ पे आपका 45। ठीक है, हो गया बच्चों, नोट कर लिया, N1 निकल गया, सबका नोट हो गया बच्चों। आगे देखो तो ये यहाँ से क्या आया बच्चों आपके पास, अब क्या होगा बच्चों यहाँ से आपके पास ये इस वाले के लिए देखो, ये ब्लॉक M2 है आपका, ये ब्लॉक है बच्चों जो सरफेस पे रखा हुआ है, इसका मास बच्चों 2m है। ठीक है, इसमें सरफेस के साथ एक नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लो इस केस में। ठीक है, एक बच्चों इसके ऊपर ये यहाँ से ये एक फोर्स लग रहा है, इसके सेंटर से ये यहाँ पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है यहाँ से, ये वैल्यू M2 होगी ना, हाँ ठीक है। तो ये एक फोर्स यहाँ से आपके पास देखो, ये ऐसे, और ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ से आपके पास सेंटर से, ये एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, सेंटर से तो लग रहा है ना बच्चों ये फोर्स किससे लग रहा है आपके पास, सेंटर से। तो ये एंगल कितना बना आपके पास 45 डिग्री। अरे ये यहाँ से फोर्स जो लग रहा है बच्चों, ये वाला फोर्स देखो, सेंटर से मैं मिलाऊं यहाँ से ये वाले वैल्यू, तो ये कितना बना रही है 45 डिग्री का एंगल। तो ये वाला फोर्स कितना बना रहा है यहाँ से आपका 45 डिग्री का एंगल। अरे मैं सीधा ऐसे ही बना दूं जैसे तुम्हें दिख रहा है, ये फोर्स F लग रहा है, ये दिख रहा है आपको, देखो इसके सेंटर है, इसके सेंटर से बच्चों ये एक फोर्स ऐसे लग रहा है ना इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो फोर्स है यहाँ से आपके पास, ये जो फोर्स होगा इस सेंटर से, मान लीजिए सेंटर से एक लाइन खींच दूं मैं, इसका सेंटर है ना ये ब्लॉक है, इसके ब्लॉक से यहाँ पे ये फोर्स लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से एक लाइन ऐसे बना दूं, ये ऐसे दिख रहा है ना तुम्हें, ऐसे तो दिख रहा है ये ट्रायंगल, तो ये ऐसे तो दिख रही है ट्रायंगल, ये ऐसे दिख रही है तुम्हें। ठीक है, तो ये एंगल कितना बना बच्चों, इधर क्या लगा, ये F फोर्स लगा, तो ये एंगल कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको यहाँ से मैं ऐसे मिला दूं, इधर बढ़ा दूं यहाँ से आपके पास, या एक परपेंडिकुलर खींच लूं मैं यहाँ से आपके पास, तो ये एंगल आपके पास कितना है 45 डिग्री यहाँ से। ठीक है, ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना है 45, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों 45 डिग्री होगा, बताओ। अरे पैरेलल के साथ हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45। तो सेम बात ये है, तो मैं इसको यहाँ दिखा के ऐसे दिखा रही हूँ, तो ये एंगल कितना बना बच्चों 45। तो F फोर्स के अंदर बना रहा है एंगल यहाँ से बच्चों F, देखो यहाँ सीधा सीधा समझ आ रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल 45 है, तो ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा 45 ही तो होगा। तो F के 2 कंपोनेंट बन गए बच्चों, तो F का एक कंपोनेंट नीचे आएगा, क्या बना ये F sin 45 डिग्री। ठीक है, और F का एक कंपोनेंट जो इधर आएगा बच्चों ये वाला, ये बना F cos 45 डिग्री। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, N2 ये नीचे लग रहा है बच्चों, माइनस F sin 45 डिग्री, और वेट के कारण फोर्स किधर लग रहा है बच्चों, नेट फोर्स किधर लग रहा है आपका mg लग रहा है। ठीक है, तो आपके पास बराबर mg, इसको उधर ले जाओ बच्चों, N2 बराबर mg प्लस sin 45 की वैल्यू बच्चों 1/√2, तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ऐसे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन के केस में अगर वो ऐसा कहे तो आपको थोड़ा सिंपली यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नहीं था, पर ग्रेविटेशन में नॉर्मल रिएक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों जोड़ दिया। ठीक है, सोल्व करिए जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास कर लिया नोट हो गया सबका बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ से आपके पास है, मान लें एक ट्रायंगल दे रखी है बच्चों। ठीक है, ये एक ट्रायंगल दे रखी है बच्चों यहाँ से आपके पास। ठीक है, इसके ऊपर ये m मास है बच्चों। ठीक है, ये एक m मास है, यहाँ पे भी एक m मास है, यहाँ पे भी एक m मास है। ठीक है, तो पूछ रहे हैं आपसे सेंटर के ऊपर ये रखा हुआ है यहाँ पे मास m,
ठीक है, if 3 masses are at the vertices and small m mass is kept on the centroid of the triangle, on the centroid of the triangle. ठीक है, ये आप यहां से लिख लीजिए सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एम. ठीक है, तो फाइंड द नेट फोर्स, उसमें पूछा फाइंड द नेट फोर्स on the net force on the mass placed on the centroid of the triangle. Net force on the mass m placed on the centroid of the triangle. यहाँ पे रखा हो बच्चों सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल के ऊपर ये मास रखा हुआ है. ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल है बच्चों. तो सारी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड क्या है बच्चों ए है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ से ये वाला फोर्स, ये वाला मास, इस मास को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा बच्चों, तो इसको ऐसे खींचेगा. इसी तरह ये वाला फोर्स जब इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको इधर खींचेगा. इन दोनों का फोर्सेस का रिजल्टेंट, मान लो इसको मैं F1 कह दूं, इसको मैं F2 कह दूं, इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों कहीं ऐसे लाई करेगा इस डायरेक्शन में F3. ठीक है, तो ये पूरा एंगल बच्चों 60 है. तो ये एंगल कितना बना हमारे पास, सिर्फ ये वाला 30 डिग्री. ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, ये 90 डिग्री. तो ये पूरा एंगल कितना बना बच्चों 60, तो ये भी कितना बना 60. तो इस पूरे एंगल को मैं क्या कह सकती हूँ 120 कह सकती हूँ. ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वाला फोर्स इसको ऊपर अपनी तरफ ऊपर खींच रहा है. यहाँ पे थोड़ी ट्रायंगल ढंग से बना लो बच्चों यहाँ से. ठीक है, तो ये वाला फोर्स इसको ऊपर खींच रहा होगा यहाँ पे, इस फोर्स से ये मास जो ए पॉइंट पे रखा हुआ है. ठीक है, तो फाइंड द फोर्स ऑन द सेंट्रोइड ट्रायंगल. तो ये फोर्स मान लिया बच्चों F3 है. ये फोर्स क्या है बच्चों F3. तो देखो बच्चों मुझे सीधा सीधा बाई ज्योमेट्री से कहूँ, आपने वेक्टर रूल पढ़ा है तो आपको दिख रहा है कि एक रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है और एक अपोजिट में इसके इधर लग रहा है. तो ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे से क्या इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि मास सारे सेम है. तो ये दोनों फोर्सेज क्या बच्चों दोनों एक दूसरे से इक्वल एंड अपोजिट. तो नेट फोर्स ऑन द सेंट्रोइड क्या आएगा 0 बाई वेक्टर रूल से. देखो F3 FR से अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट होगा. तो नेट फोर्स ऑन द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड O पे कह देते हैं, नेट फोर्स ऑन द सेंट्रोइड क्या होगा बच्चों 0. ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 0 है. ये शॉर्टकट तरीका था. अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए सोल्व करने का तरीका देखिए बच्चों. देखो ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है. तो F1 फोर्स की वैल्यू कितनी होगी अगर मैं यहाँ से निकालूं तो G ये मास m डिवाइडेड बाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस. मान लिया आपके पास ये a है, ये b है, ये c कह दिया. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों BO का स्केयर. ठीक है, BO की वैल्यू कितनी होगी बच्चों यहाँ से आपके पास, ये वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से आपके पास a. आपको ये वैल्यू पता है, सिर्फ ये पूरी a है. तो ये हाफ यहाँ से कितनी बच गई a/2, ये भी कितनी बचेगी बच्चों a/2. तो इसको मैं x कह दूं थोड़ी देर के लिए. तो BO की वैल्यू कितनी है बच्चों x, BO बराबर है किसके x की. तो मैं क्या लिखूंगी a/2 अपॉन में x किसके बराबर हुआ, पर आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखो 30 के साथ देख लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मान लो बेस इसको मान लो. ठीक है, इसको मानो फिर 60 वाला कंसेप्ट, आंसर सेम आएगा. तो क्या बना बच्चों cos 30. तो क्या बना यहाँ से उल्टा कर दो, x अपॉन में a/2, x अपॉन में a/2 कितना बन गया 1/cos 30. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों यहाँ से a/2 cos 30. ठीक है, तो ये बना बच्चों a/2 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2. √3/2, 2 से 2 कैंसिल, a/√3. ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू आप पुट कर दो तो कितने आ जाएगी GM, ये वैल्यू मैं यार रख रही हूँ, F1 की वैल्यू क्या आई GM M बाई a/√3 का स्केयर.
F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, GM बाई ए स्केयर, ये √3 का स्केयर करूंगी तो ऊपर 3 चला जाएगा बच्चों। अब देखो सिमिलरली F1 बराबर हो किसके, F2, क्योंकि डिस्टेंस उतनी है बच्चों, मास सेम है, ठीक है। तो F1 बराबर हो किसके बच्चों, F2 के, तो वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, GM को M स्केयर लिख दूं बच्चों में बाई ए का स्केयर, ठीक है। अब यहां से देखो बच्चों इसका क्या करूं, देखो मेरे पास ये एक ट्रायंगल बन रही है, देखो ये वेक्टर, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ये F1 वेक्टर, ये F2 वेक्टर, और ये इन दोनों का बच्चों रिजल्टेंट, ठीक है। और इसके बीच से पूरा एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से इसको सीधा सोल्व कर सकती हूँ, ठीक है। देखो मेरे पास ये तो सिचुएशन होगी, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, ये रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो मैं इसको सीधा रिजल्टेंट वेक्टर, इसको FR को क्या लिख सकती हूँ मैं, तो F1 और F2 दोनों बराबर है, F1 बराबर है किसके, F2 बराबर, इसको F के बराबर कह दूं मैं, अरे F1 और F2 बराबर है तो उसको किसके बराबर मान लिया मैंने, F के बराबर, किसी F के बराबर, ठीक है। तो FR किसके बराबर हो गया ये, तो अब ये आप F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 कोस 120 डिग्री, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री, ठीक है। F1 और F2 को किसी F के बराबर मान लिया, बराबर ये है ना, और वो F वैल्यू हमारे पास बच्चों ये है, ठीक है। तो ये बना F स्केयर प्लस F स्केयर प्लस 2F स्केयर कोस 120 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोस 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे, -1/2 आएगी, वैसे इतना लिखो फिर निकाल के दिखाते, जल्दी नोट करो, इतना नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, 1 2 3 नोट कर लिया बच्चों, कर लिया नोट, हो गया नोट बच्चों, हटा दो इधर से। अब देखो तो मेरे पास cos 120, देखो cos 120 को क्या लिख सकते हो, cos 90 प्लस 30, देखो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था मैथमेटिकल रूल्स में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो 90 प्लस 30, इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और उसका अपोजिट बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इस क्वाड्रेंट में साइन और उसका अपोजिट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, तो cos यहाँ पे कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। तो cos 120 की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस cos 30 sin 30, 90 में चेंज हो जाएगा किसमें, sin 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1/2, इसका अंडर, ठीक है। इसको मैं इधर सोल्व करके लिख रही हूँ, तो FR कितना आया बच्चों, 2F स्केयर प्लस 2F स्केयर, ये बच्चों यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, तो ये प्लस ये बीच माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस F का स्केयर, तो किसके बराबर आ गया, F के। तो F रिजल्टेंट किसके बराबर आया, F के, और F कितना है बच्चों मेरा 3GM स्केयर बाई ए स्केयर, F और F किसके, ये आप F1 भी लिख सकते थे, आप मान लो F1 और F2 बराबर हो तो आप इसको F1 लिख दो, कोई कंफ्यूजन है तो आप F1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। F1 और F2 मान लो F ना लिखना चाहो तो मेरे कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सीधा ये पता है आपको F1 बराबर है किसके, F2 के, तो F2 की जगह F1 लिख दिया बस, और कुछ नहीं करा, F2 की जगह F1 लिख दिया, तो ये क्या है F1, और F1 की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है बच्चों, आप समझ आ गया, 3GM बाई ए का स्केयर, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, इतना कर लिया नोट, कर लो जल्दी से, हो गया बच्चों नोट, ठीक है। तो ये मेरे पास ये इस रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू आ गई, जो FR इधर लगा हुआ है, जो ये रिजल्टेंट फोर्स इधर लगा हुआ है FR, उसकी वैल्यू मेरे पास ये निकल गई। अब बच्चों F3 की वैल्यू निकालते हैं, देखो जो मेरे पास F3 फोर्स लगा हुआ है बच्चों, उसकी वैल्यू देखो, ये लिख लिया सबने, ये मैं हटा रही हूं यहाँ से। F3 की वैल्यू देखो बच्चों, ये आपको पता है कि सेंट्रोइड ट्रायंगल जो होते हैं ना बच्चों, वो हमेशा 2:1 के फॉर्म में डिवाइड होती है। जब भी कोई ट्रायंगल होती है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसका जो सेंट्रोइड होता है यहाँ से, वो 2:1 की फॉर्म में डिवाइड होता है। किसकी फॉर्म में डिवाइड होता है बच्चों, 2:1 की फॉर्म में। या मैं ये कह दूं यहाँ से AO जो होगा यहाँ से 2/3, 2 और टोटल 3, और ये मैं नाम दे दूं H, AH के बराबर होगा, AO किसके बराबर होगा, 2/3 इंटू AH। ये मैथ का रूल होता है कि सेंट्रोइड 2:1 की फॉर्म में डिवाइड होता है, तो मुझे ये वाले फॉर्म चाहिए, तो 2 डिवाइड बाई टोटल रेशियो 3, टोटल किसका, इस पूरे डिस्टेंस का, ठीक है बच्चों।
तो ये यहाँ से मुझे ए और डिस्टेंस चाहिए, तो मैं पहले ए और डिस्टेंस को निकाल लेती हूँ। तो मुझे ए एच चाहिए बच्चों, तो मेरे पास ये a/2 है, ये a है, तो मुझे ए एच को क्या लिख सकती हूँ बच्चों मैं यहाँ से, ए एच चाहिए मुझे। क्या कर सकती हूँ मैं, इस ए स्क्वायर में से a/2 को घटा दो। देखो मेरे पास ये एक ट्राइंगल दिख रही है यहाँ से, देखो ये एक ट्राइंगल है ए एच, ये डिस्टेंस है a/2, ये है a, तो मुझे ये ए एच चाहिए। ए एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, a/2 का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई 4, तो आया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ए एच हो जाएगा बच्चों 3a स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट, तो आ जाएगा √3/2 इंटू ए। तो ए एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2 इंटू ए, यहाँ पुट कर दो। तो ए की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 2/3 इंटू ए एच, तो ए एच की वैल्यू कितनी है, √3/2 इंटू ए, 2 से 2 कैंसिल, तो आया √3/3 इंटू ए। ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, √3/3, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आया a/√3। ए वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये मास m यहीं पे रखा हुआ है, तो मुझे इन दोनों के बीच का फोर्स देखना है बच्चों। तो इन दोनों के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से Gm बाई AO का स्क्वायर F3, और AO की वैल्यू कितनी है बच्चों मेरे पास यहाँ से Gm स्क्वायर, AO की वैल्यू है बच्चों a/√3 का स्क्वायर, तो F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Gm स्क्वायर a स्क्वायर, ये √3 का स्क्वायर करूँ ऊपर जाएगा तो बच्चों 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास a3 है, इतना नोट करिए बच्चों जल्दी से, कर लिया बच्चों नोट, हो गया नोट बच्चों। अब देखो मेरे पास F3 ऊपर लग रहा, देखो मेरे पास F1 और ये F आ रहा है रिजल्टेंट, ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, ऊपर सीधा से हटा दो, हो गया नोट, 1 2 3 नोट हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो यहाँ से, अब देखिए बच्चों यहाँ से आपके पास देखो ये एक फोर्स F3 ऊपर लग रहा और ये FR रिजल्टेंट नीचे आया, तो देखो वैसे मुझे दिख रहा था, तो F नेट की अगर मैं बात करूंगी यहाँ से F नेट की, तो क्या कह दूंगी F3 माइनस का F2, F3 कितना आया बच्चों Gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, और ये FR, F2 नहीं FR भी कितना आया बच्चों Gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आई बच्चों 0। तो ये मैंने आपको डायरेक्ट वेक्टर रूल से भी समझाया, अगर ये फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट है तो नेट फोर्स ऑन सेंट्रोइड क्या लगेगा बच्चों 0, नेट फोर्स ऑन द सेंट्रोइड क्या लगेगा बच्चों ऑलवेज 0, ठीक है। ये तो आपने सोल्व करके बताया, बाकी अगर आपको डायरेक्ट, ये तब पॉसिबल है बच्चों जब मास सेम है डिस्टेंस सेम है, सेंट्रोइड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और अगर आप शॉर्ट में देखना चाहते थे बच्चों तो शॉर्ट में आप बिल्कुल ऐसे कर सकते थे, ये सेंट्रोइड है, एक फोर्स बच्चों इधर लग रहा, एक फोर्स इधर लग रहा और एक फोर्स लग रहा, तो ये हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात फॉर्मेशन बन गई, जैसा कि हमने वेक्टर में पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस F1 F2 और F3, ठीक है। ये तीनों फोर्सेस जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस बने ये, तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा क्या होगा 0। कॉन्ग्रुएंट फोर्स की यही कंडीशन थी कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी बच्चों 0, ठीक है। तो ये इन दोनों, वैसे देख लो इन दोनों का रिजल्टेंट हमेशा इधर आएगा, तो ये इसके इक्वल एंड अपोजिट सो कैंसिल, इक्वल एंड अपोजिट सो कैंसिल, तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों यहाँ से आपकी 0, ठीक है। नोट करिए बच्चों यहाँ से, या कैंसिल क्वेश्चन है बच्चों, इसमें एक बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या कर रहा है, अगर ए पे मास m की बजाय 2m मास कर दे, अगर ए पॉइंट पे मास m की बजाय 2m कर दे, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो देखो इन दोनों के बीच तो बच्चों फोर्स वही रहेगा, बी पार्ट में क्वेश्चन लिखिए, देखो इफ मास ऑन द ए पॉइंट बिकम डबल, if mass on the point A become double, then what will be the value of resultant force on the centroid? If क्वेश्चन का बी पार्ट लिखिए, mass
on the A point is 2m, then value of resultant force on centroid। तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे m की बजाय क्या करते हैं बच्चों 2m। तो देखो ये F1 और F2 तो सेम रहेंगे बच्चों, जैसे हमने अभी पीछे सोल्व करा। F1 बराबर होगा किसके बच्चों, F2 के। और ये वैल्यू हमने रिजल्टेंट की निकाली थी, कितनी आई थी बच्चों, यहाँ से हमारे पास F1 और F2 की वैल्यू 3gm m बाई a का स्केयर, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वही करेंगे, यहाँ से F1 बराबर F2 के, तो स्केयर करेंगे तो हमारे पास F रिजल्टेंट ये तो यही रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये क्या कितना कर दिया, 2m कर दिया, तो ये फोर्स यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो क्या बनेगा, F3 फोर्स की वैल्यू क्या बन जाएगी बच्चों, gm इंटू 2m भाई ये डिस्टेंस AO का स्केयर। AO अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी बच्चों AO की वैल्यू a/√3। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए बच्चों। तो F3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2gm स्केयर a स्केयर बाई 3 ऊपर चला जाएगा बच्चों। F3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 2gm, ये 2 इंटू 3 6 बन जाएगा बाई a स्केयर। अब नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, नेट फोर्स देखो F3 ऊपर लग रहा और F रिजल्टेंट नीचे लग रहा। ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से F3 माइनस का Fr। F3 कितना है बच्चों, 6gm का स्केयर a स्केयर माइनस Fr ये आया हुआ 3gm स्केयर बाई a स्केयर। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3gm स्केयर बाई a स्केयर। ठीक है, तो जब आपके पास यहाँ पे मास डबल हो जाएगा तब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू बच्चों 0 नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स, नोट करिए, जल्दी से नोट कर लो। हो गया बच्चों नोट, हो गया। एक और देखिए ट्रायंगल का इक्वेशन कर लिया, यहां से आगे देखो। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, इसके लिए बात करते हैं बच्चों सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। किसकी बात करते हैं बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, जैसे बच्चों यहाँ पे कोई मास m1 है, इस m1 पास पे नंबर ऑफ मासेस m3 m4 m5 ऐसे नंबर ऑफ mn तक नंबर ऑफ फोर्सेस जो है बच्चों, मासेस जो है इस m1 पे क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, सारे 1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, G। अगर मैं मान ली इसी की बात करूं, m2 फोर्स लगा रहा है किस पे, m1 पे, फोर्स ऑन 1 2 2 2, क्या लिखोगे, G m1 m2 बाई उन दोनों के बीच की डिस्टेंस r12 का स्केयर, r12 का स्केयर। वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो बच्चों यहाँ पे कैप लगा देंगे। ठीक है, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कैप को खोलते हैं तो क्यूब आ जाती है बच्चों, क्या लिखोगे, G m1 m2 बाई r12 का क्यूब इंटू r12 वेक्टर। ठीक है, इसी तरह बच्चों F21 लिखते हो तो G m1 m2। ठीक है, तो क्या लिखोगे बच्चों, ये सॉरी r13 फोर्स बाई 3 ऑन 1, 3 फोर्स लगा रहा है किस पे, 1 पे, तो r13 का स्केयर r13 कैप, यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। थोड़ा और सिंपल वेक्टर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो r13 का क्यूब इंटू r13 वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से सारे फोर्सेज को आपस में ऐड कर दो। इसी तरह बच्चों F14 के द्वारा F15, तो जो टोटल फोर्स आएगा
वो क्या आ जाएगा बच्चों, F12 प्लस F13 प्लस F14, सबको ऐड कर दो, टोटल फोर्स क्या आ जाएगा बच्चों, ये सारे फोर्स इसी के ऊपर ही लगा रहे हैं तो सबको ऐड कर दिए, डायरेक्शन अपोजिट होगी तो सब माइनस भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से GM1 M2 बाई R12 का क्यूब R12 वेक्टर, इसी तरह GM1 M3, ये M3 आएगा बच्चों यहाँ पे, बाई R13 का क्यूब R13 वेक्टर प्लस GM1 M2 बाई R14 का क्यूब R14 वेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या करता है, एक बॉडी पर लगने वाला टोटल फोर्स बराबर होगा सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। किसके बराबर, बॉडी पर एक पॉइंट मास बॉडी है बच्चों, क्योंकि मैंने पहले लिखवाया कि आपके पास ये किसके लिए वैलिड है बच्चों, पॉइंट मास बॉडीज के लिए, ग्रेविटेशन लॉ वैलिड फॉर द पॉइंट मास बॉडीज। तो देखो बच्चों यहाँ से आपके पास ये जब इस पे फोर्स लगा रही है बच्चों, ठीक है, तो इन सारे फोर्सेज के द्वारा जो सारी बॉडीज के M1 मासेज के द्वारा जो M1 पे फोर्स लगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ द इंडिविजुअल फोर्सेस। यही क्या है बच्चों, हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यही क्या है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नोट करिए एक बार जल्दी से। सारे फोर्सेज का सम, आप चाहो इसको ऐसे लिख लो, F12 प्लस F13 प्लस F14, आपकी मर्जी, इन सब का सम। नोट करिए बच्चों, कर लिया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमारे पास अभी ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है वो, ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे उसको देखिए। ये हमारे पास बॉडी है बच्चों, ये M मास एक बॉडी है, ये भी एक M मास की बॉडी है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक 2M मास की बॉडी है, ठीक है। तो ये यहाँ से बच्चों सारी डिस्टेंसेस ए है, ये सभी डिस्टेंसेस क्या है बच्चों, ए है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन M and 2M, फाइंड द नेट फोर्स ऑन M and 2M। M पे निकालना है बच्चों नेट फोर्स और 2M पे, इस पे ये वाला M ले लो चाहे ये ले लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कोई सा भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। देखो ये अब इसकी बात करो, अगर 2M की बात करो, चलो पहले मैं M की बात कर लेती हूँ। M के ऊपर एक फोर्स ये लगा रहा है और एक फोर्स बच्चों ये लगा रहा है यहाँ से। इसी तरह चलो 2M की बात कर रहे थे पहले, 2 थोड़ा ज्यादा इजी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, 2M पे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये M इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा बच्चों, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये M जब इस पे फोर्स लगाएगा तो ये अपनी तरफ ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। देखो 2 वेक्टर बन गए, इसको देखो ये 2M से, ये 2M मास है बच्चों, यहाँ से 2 वेक्टर बन गए यहाँ से, तो ये वेक्टर एक ये बन गया। ये एंगल कितना बना बच्चों, 60 डिग्री। ये एंगल कितना बना बच्चों, यहाँ से 60। हर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। 2 वेक्टर बन गए ना आपके, तो मैं इसको ऐसे दिखा सकते थोड़ा इधर साइड में करके दिखा दूं। एक वेक्टर बच्चों ये है, एक वेक्टर ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अब इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, अब इन दोनों के बीच में मान लिया फोर्स क्या लग रहा है, F1 फोर्स। इन दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा है बच्चों, F2 फोर्स, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस देखो, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड तुम्हें बराबर नजर आ रहा है। ये वेक्टर बच्चों एक F1 बन गया, एक वेक्टर क्या बन गया, F2, और एंगल क्या बन गया, 60। अब देखो मैं यहाँ से देखती हूँ, इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, तो F2 फोर्स बराबर होगा F1। देखो कैसे, A डिस्टेंस मास वाई, A डिस्टेंस मास वाई, तो बाकी मैं लिख देती हूँ F1 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, GM 2M बाई A का स्क्वायर। इसी तरह F2 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, GMM बाई A का स्क्वायर। F1 की भी वैल्यू बच्चों यही होगी, ये F1 फोर्स है बच्चों इधर, और ये आपका F2 फोर्स है।
F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम। मैं लिखूँ क्या अलग से? F2 की वैल्यू बच्चों यही आएगी, GM 2M बाई ए का स्केयर। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो F1 बराबर है किसके बच्चों? F2 के। तो मैं कह दूं F1 बराबर है किसके बच्चों? F2। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकती हूँ मैं यहाँ से। ये इन दोनों का कोई रिजल्टेंट फोर्स होगा बच्चों यहाँ पे कहीं, तो ये रिजल्टेंट फोर्स बन जाएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का कहीं पे एस, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? यहाँ से ये F1 का स्केयर प्लस F2 का स्केयर प्लस 2F1 F2 cos 60। तो FR क्या है बच्चों? यहाँ से F1 और F2 बराबर है किसके? तो F1 का स्केयर, ये F2 की जगह मैं F1 लिख सकती हूँ, प्लस 2F1 का स्केयर। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2। तो ये बना बच्चों F1 का स्केयर, F1 का स्केयर, F1 का स्केयर, 3F1 का स्केयर बन गया। तो ये बन गया 3F1 का स्केयर अंडर रूट। तो FR क्या आया बच्चों? √3 इंटू F1। ये क्या है बच्चों? हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आ गया। मतलब ये फोर्स किस पे लग रहा है बच्चों? 2M पे। 2M पे लगने वाला ये क्या बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स। तो फोर्स ऑन 2M, फोर्स ऑन 2M कितना आया बच्चों? यहाँ से √3 इंटू ये F1 की वैल्यू कितनी है? 2GM स्केयर बाई ए स्केयर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2√3 GM स्केयर बाई ए। दिख रहा है ना बच्चों कैमरे में? साइड में आपको दिख रहा है? ठीक है। तो ये इस पे क्या आ गया बच्चों? रिजल्टेंट फोर्स। ये क्या आ गया बच्चों? यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स। किसके ऊपर आया बच्चों ये रिजल्टेंट फोर्स? ऑन द 2M। ठीक है। उसने एक पूछा फोर्स ऑन M एंड 2M, तो 2M पे निकल गया, अब M पे निकालते हैं। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से। कर लिया? 1 2 3 नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया नोट बच्चों? हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं बच्चों फोर्स ऑन M, किसी भी M के ऊपर। फोर्स ऑन M, फोर्स ऑन M। आप इस M को कंसिडर कर लो, इसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों? मान लिया मैं इस M को कर रही हूँ, ठीक है। तो इस M के ऊपर एक तो ये फोर्स लगाएगा, 2M फोर्स लगाएगा एक तो यहाँ पे, तो 2M इसको अपनी तरफ खींचेगा, इसको इधर। ठीक है। तो इस फोर्स को मैंने क्या कह दिया? जब 2M इसको इधर खींच रहा था F2 कह दिया मैंने। एक बच्चों ये वाला फोर्स इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसे लाई करेगा बच्चों। ठीक है। तो इसको मैंने F3 फोर्स कह दिया। ठीक है। इसको मैंने F4 कह दिया, इसको F3 कह दिया, इसको F4। समझ आया? तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ से ये हटा दो यहाँ से थोड़ी देर के लिए। F3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये F1 F2 पहले मान चुकी थे ना, इसलिए F3 की वैल्यू देखो, ये इस पे फोर्स लगा के खींच रहा, तो GM 2M बाई ए का स्केयर। ठीक है। तो ये आया बच्चों 2GM स्केयर बाई ए स्केयर। ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है बच्चों F4। ये बन जाएगा GM स्केयर MM बच्चों इंटू ए स्केयर। ठीक है। ये क्या बन जाएगा? GM स्केयर डिवाइडेड बाई ए का स्केयर। इसको सोल्व कर लो बच्चों यहाँ से। तो देखो GM स्केयर और ये तो बराबर ही है ना, तो इसको मैं F कह दूं, ये फोर्स क्या बन जाएगा आपका? F फोर्स बन जाएगा। ठीक है। तो मैं इस तरह इसको ऐसे लिख सकती हूँ F3 को। तो अगर मैं इसको मान लूँ लेट, देखो बच्चों अगर मैं ये कह दूं लेट GM स्केयर बाई ए स्केयर किसके बराबर है? F के। तो ये फोर्स किसके बराबर आ गया? F के। और ये फोर्स कितने के बराबर आ गया बच्चों? 2F के। ठीक है। तो मैं अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालूंगी, अब आप यहाँ से इसको R डैश कह दो, FR डैश कह दो इसको, तो ये बनेगा बच्चों F3 का स्केयर प्लस F4 का स्केयर प्लस 2F3 F4 cos 60। ये एंगल कितना बनेगा बच्चों इनके बीच में? 60 डिग्री। तो FR डैश कितना आ जाएगा यहाँ से? F3 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2F।
2f का स्केयर, f4 की वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से f प्लस 2, f3 की वैल्यू कितनी थी बच्चों 2f इंटू f, cos 60 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से ये एफ आर डैश कितना है बच्चों 4f का स्केयर प्लस f का स्केयर प्लस 2f का स्केयर, 6 और 1 7, 7f का स्केयर और इसका अंडर रूट, एफ आर डैश कितना आ गया बच्चों √7f, एफ आर डैश कितना आ गया √7, f की वैल्यू बच्चों कितनी थी gm स्केयर बाई a स्केयर, तो ये क्या आया फोर्स ऑन m, फोर्स ऑन m, ये इस m मास पे कितना फोर्स लगा बच्चों √7 gm बाई a स्केयर, और 2m पे कितना मास फोर्स लगा बच्चों 2√3 gm स्केयर बाई a स्केयर। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन आपको सभी को क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों यहां से आपके पास एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए, हो गया एक छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों क्वेश्चन आपके पास यहां से, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां से आपके पास, कह रहा है बच्चों कि दो पार्टिकल हैं, ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये सेम आइडेंटिकल बॉडीज है, ठीक है, टू आइडेंटिकल spherical balls, spherical balls, दो आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स हैं बच्चों आपके पास ऑफ रेडियस r, ठीक है, मेड अप ऑफ सेम मटेरियल made up of the same material, the force of gravitation between the two balls is, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है बच्चों उनकी ऑप्शन ए है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, ऑप्शन बी है F इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4, ऑप्शन डी है F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4। विच वन ऑफ द ऑप्शन इज राइट? आप सब क्या सोच रहे हो, ये वाला ऑप्शन सही होगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। देखिए कैसे, उसने कहा बच्चों दो आइडेंटिकल बॉल, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, दो आइडेंटिकल बॉल है सेम मटेरियल की बनी हुई, सेम मटेरियल का मतलब बच्चों इनकी डेंसिटी सेम, सेम मटेरियल का मतलब बच्चों इनकी डेंसिटी सेम है और मास भी क्या है बच्चों सेम। मुझे मास चाहिए, ठीक है, मास कैसे निकाल सकते हो बच्चों? वैसे डेंसिटी मुझे पता है कि सेम मटेरियल किसकी बनी हुई है बच्चों, ये सेम मटेरियल, क्या बात कर रहा है सेम मटेरियल, तो डेंसिटी क्या होती है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। बॉडी कैसे स्फेरिकल, स्फेरिकल बॉडी का रेडियस क्या है बच्चों r है, रेडियस क्या है दोनों की यहाँ से r है, तो क्या बन जाएगा रो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 4/3 r क्यूब, ठीक है। तो सेंटर से फोर्स लगेगा दोनों बॉल्स के, पहले बता चुकी हूँ आपको, ये दोनों बॉल्स के सेंटर से फोर्स लगेगा, ये डिस्टेंस r की टोटल कितनी होगी बच्चों 2r, टोटल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों G m बाई 2r का स्केयर, तो G m बाई 4r का स्केयर, G m स्केयर बाई 4r का स्केयर।
अब उसने सिर्फ ये कहा था कि सेम मटेरियल की बनी। सेम मटेरियल का मतलब बच्चों उनकी डेंसिटी सेम है। डेंसिटी क्या है? सेम। तो मैं मास की वैल्यू बच्चों यहाँ पे लिखूंगी। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? जी। एम की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों? रो 4/3 पाई आर क्यूब का स्क्वायर डिवाइड बाई 4r स्क्वायर। तो 4/3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों ये बाहर आ जाएगा 16/9 0 पाई स्क्वायर रो का स्क्वायर, ठीक है, r की पावर 6 डिवाइडेड बाई 4r स्क्वायर। 4 से बच्चों ये 4 पे कैंसिल, क्या है 4/9 0 स्क्वायर पाई स्क्वायर r की पावर 4। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया किसके बच्चों? r की पावर 4 के। तो ऑप्शन सी इज राइट। ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? राइट, क्योंकि उसने कहा कि सेम मटेरियल की बनी हुई। किसकी बनी हुई है बच्चों? सेम मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है, समझ आया? रेडियस सेम थे, रेडियस सेम थे, ठीक है। तो मैं इनका रेडियस सेम था तो मैं क्या कर सकती थी? डेंस मास, मान ली इसका मास भी मैं m1 कह देती, इसका मैं m2 कह देती। तो मास क्या आना था? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर मान ले मैं इसका मास m1 कह दूं, इसका मास m2, छोटी बड़ी का नहीं पता बच्चों, छोटी है या बड़ी ये नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि m1 की वैल्यू भी यही होगी और m2 की वैल्यू भी बच्चों यही होगी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मुझे ये श्योर है, ठीक है, मास सेम है आई डोंट नो, पर मुझे ये पता है कि दोनों की ये सेम होगी। तो मैं m1 और m2 की जगह ये m1 और m2 मान लू, मैं ये m1 और m2 की जगह मैं यही वैल्यू रखूंगी बच्चों, ठीक है। तो ये मैंने m1 m2 को बराबर मान लिया अपनी मर्जी से, लेकिन वो बराबर कब है बच्चों? जब ये फैक्टर मुझे पता है कि डेंसिटी और रेडियस सेम है, डेंसिटी और रेडियस सेम है, तब मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। बाकी आप ये लिखोगे रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, रो इंटू 4/3, तब आपके पास आंसर क्या आएगा? r की पावर 4 रहेगा, ठीक है बच्चों, समझ आया? तो इसका आंसर क्या आएगा? r की पावर 4, ठीक है। क्लियर हो गया बच्चों? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी इसके अच्छे क्वेश्चंस बच्चों हम लोग डिस्कस करें। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना।